दर्शकों, एक गीत है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। इस गीत के बोल हमेशा ये हमें बताते हैं, ये जाहिर करते हैं कि बच्चों से कितनी उम्मीदें की जाती है, ये देश का भविष्य गढ़ने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। दर्शकों, अगर बच्चों को सही दिशा निर्देश दिया जाए तो वो देश के विकास में और समाज में कई बदलाव ला सकते हैं, है ना अंकिता? बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल ही सही कहा तुमने कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। ये बच्चे ही हैं जिन्हें अगर उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो ये आगे चलकर हमारे देश के विकास में आगे आ सकते हैं और हमारा देश विकासशील हो सकता है। इन बच्चों को माना जाता है कि अगर ये किसी मुहिम के साथ जुड़ जाएं तो उसमें सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट के संयोजक श्री विनोद कुमार सिंह जी से। तो आइए आपको उनसे परिचय कराते हैं। विनोद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट है क्या? स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट एक स्टूडेंट्स के थ्रू चलाया गया मूवमेंट है जो कि चाहता है कि एजुकेशन कैसे बड़ा इशू बन सके, हमारे देश में सारे बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ये पूरी कोशिश इस मूवमेंट के थ्रू है। हमारे देश में 3 तरह के बच्चे आप जनरली देख सकते हैं। एक स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे, एक स्कूल ख़राब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, और एक बड़े अच्छे सो कॉल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। ये हमारे ही बच्चे हैं, तीनों क्लास के। इन बच्चों को जिस तरह का एजुकेशन हम देंगे उस तरह का फ़ायदा हमारे समाज को मिलेगा। स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट की कोशिश ये है कि कैसे हम सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। कभी हमने सोचा कि एक बच्चे को नहीं हम पढ़ा पा रहे हैं और हमारे नहीं पढ़ाने की वजह से वो कभी बदमाशी करेगा, तो कहाँ बदमाशी करेगा? वो चांद पे नहीं जाएगा बदमाशी करने, हमारे आपके खिलाफ ही बदमाशी करेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है कि उन बच्चों को एजुकेशन के मेन फोल्ड में लेके आ सकें जिसमें उनका फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो। दूसरी तरफ जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं सो कॉल्ड अच्छे स्कूलों में, कभी सोचा हम लोगों ने कि उन पढ़े लिखे बच्चों का जो अच्छे स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं, प्रोफेशनली वो अच्छा कर रहे हैं, बट सोशली कितना बुरा कर रहे हैं? यदि आप सोशल पैरामीटर में रिश्वत को लें तो पढ़े लिखे लोग रिश्वत नहीं लेते हैं। यदि सोशल पैरामीटर में दहेज को लें तो क्या पढ़े लिखे लोग दहेज नहीं ले रहे हैं? अब ये हमें सोचना होगा कि किस तरह से हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया कि वो पढ़ लिख करके दहेज भी ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं और सोशल पैरामीटर में फेल हो रहे हैं। प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे हो जा रहे हैं बट सोशली फेल हो रहे हैं। हमारा पॉइंट ये है कि हम उनको क्वेश्चन नहीं करते हुए हम क्वेश्चन इस बात का भी करें कि किस तरह की पेरेंटिंग हम लोगों ने दी है, किस तरह का ट्रेनिंग हमने स्कूल कॉलेज में दिया है, किस तरह का समाज उनको दिया है, मोटिवेशनल फैक्टर क्या है उनके लिए। ये सारी कोशिश ऑक्सीजन मूवमेंट कर रहा है और इसी कोशिश में अलग अलग कैंपेन्स हैं जो कि हम लोग करने की कोशिश करते हैं और ये सारे काम स्टूडेंट्स के थ्रू किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा कि बच्चों से काफ़ी उम्मीदें की जाती हैं। ये माना जाता है कि अगर उन्हें किसी कार्य से लगाया जाए तो वो बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसको करते हैं। तो आप लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तो क्या बातें दिमाग में थी कि लगा कि नहीं, बच्चों को जोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? हम लोग कंफ्यूज करते हैं जब हम लोग कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं। बच्चे भविष्य तो हैं बट बच्चे वर्तमान भी हैं। एक छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा आपको इतना इंटरटेन कर सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मेरी बहुत प्यारी सी भतीजी है, सोना नाम है उसका। हमारा पूरा परिवार खुश रहता है उसके साथ। हम कैसे कहें कि वो भविष्य सिर्फ है, वर्तमान नहीं है। एक बच्चा जो क्लास 1 में पढ़ता है वो खेलता भी है, खेलते हुए देखिए तो कितना प्यारा लगता है। वो रिज़ल्ट अच्छा लेके आता है तो देखिए कितना अच्छा लगता है। वो लड़की स्केच भी करती है, पेंटिंग भी बनाती है, वो वर्तमान भी है और वो क्वेश्चन भी रेज करती है। यदि एक समाज में कोई आदमी स्मोक कर रहा होता है तो एक छोटा बच्चा उसकी तरफ देखता है, क्या वो क्वेश्चनिंग नहीं है? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चे भविष्य हैं बट उससे महत्वपूर्ण है कि बच्चे वर्तमान भी हैं। कैसे उस वर्तमान को और प्यारा बनाया जा सके ताकि हमारा फ्यूचर भी और अच्छा हो सके। और बच्चों का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे अपने रोल को काफ़ी अच्छे तरह से प्ले कर रहे हैं और हम तो कहें कि हम बड़ों से ज़्यादा अच्छे से प्ले कर रहे हैं। हम बड़ों ने क्या दिया है उनको मोटिवेट करने के लिए, क्या समाज दिया है उनको। आज के अलग अलग फील्ड में देखें बड़े लोग क्या कर रहे हैं तो लगेगा कि ऐसा मोटिवेशन तो बच्चों को नहीं चाहिए।
तो इस मुहिम के साथ किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स या बच्चों को कहा जाए कि ये इससे जुड़े हुए हैं? इस मुहिम से ऑलमोस्ट सारे ग्रुप के बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे इस ग्रुप के बच्चे जुड़े हुए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो कि वोकल होना शुरू करते हैं वो ज़्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं। क्लास 1 का भी बच्चा जुड़ा हुआ है, वो पेंटिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हम लोग जो कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं अपने ख्याल को स्केच करता है, पेंट करता है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन वोकल बच्चे जो हैं वो प्रॉब्ली 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं जो कि कैच देम यंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अभी उनको उम्र है बताने का कि हम क्या क्या करें अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए। अभी फिलहाल कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस पूरे मूवमेंट से? परसों हम लोग 11 साल पूरा कर रहे हैं। हम लोग थैंक्स बोलते हैं होटल चाणक्य का, जो कि लास्ट ईयर भी 10 साल पूरा करने पे अपने यहाँ प्रोग्राम कराया, स्पॉन्सर किया सारे प्रोग्राम को, गवर्नर आए थे। 11 साल की जर्नी में हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख बच्चों से बात की, 3 लाख बच्चों को जोड़ा एक्टिवली। करीब करीब 2000 बच्चे हैं जो कि हमेशा वॉलंटियर करते हैं अपने आप को इस पूरे कैंपेन में, और ये कैंपेन सारा उनका है। एक एक कैंपेन उनके द्वारा किया गया है। वो कैंपेन नो हॉर्न कैंपेन का हो, या वो कैंपेन ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का हो, या वो कैंपेन वंस अ वीक खादी मूवमेंट का हो, ये सारा कैंपेन उनके थ्रू किया हुआ है। तो 11 साल पहले जब शुरुआत हुई थी इस पूरे मूवमेंट की, तो उस वक्त कितने बच्चे इससे जुड़े और आज ये संख्या बढ़कर इतनी ज़्यादा हो गई है, तो शुरुआती दौर में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर क्या लगा उस वक्त, किन बातों को ध्यान में रख के शुरुआत हुई और आज वो जो एरिया है जिसमें ये बच्चे काम कर रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है? 25 में 2003 हम लोग करीब 15-16 बच्चे मिल करके ये प्रोग्राम किए थे कि नहीं, हमें एक ऐसे देश के विषय में सोचना है, एक ऐसे समाज के विषय में सोचना है जिसमें हमें इज़्ज़त मिल सके, और वो इज़्ज़त हमारा एजुकेटेड समाज ही दिला सकता है। 10-11 साल की जर्नी जो है इतनी बड़ी हो चुकी है, और इसमें अलग अलग कैंपेन हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया, जिससे कि ये कॉज बड़ा होते गया। मुश्किलें तो काफ़ी आई, लेकिन उन सारे मुश्किलों से बढ़ कर के हम लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जी, आपके हम लोगों ने जाना कि आप एक मंडे फास्ट स्कीम भी कुछ चला रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मंडे इवनिंग फास्ट का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक बार मौर्या ने अपने यहाँ प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था, उस दिन हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब खाना खा करके इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि मंडे इवनिंग फास्ट करेंगे। ये बड़ा इमोशनल कॉल है। जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते। हम थैंक्स बोलते हैं ईश्वर को कि भगवान ने हमें ऑक्सीजन दिया है, थैंक्स बोलते हैं इस बात के लिए कि भाई आपकी वजह से हम जिंदा हैं, और बिना पैसे के जिंदा हैं। आज हम पैसा इकट्ठा करके रखते हैं पता नहीं किस बात के लिए, लेकिन जीने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश में। इसके लिए थैंक्स हम बोलते हैं ईश्वर को। उसके बाद पानी है, पानी के लिए थैंक्स बोलते हैं ईश्वर को कि थैंक्स आपने हमें पानी दिया है, फ्री में दिया है। अब हमारे जैसे लोग बदमाशी करके उसको बेचना शुरू करें, थोड़ा बदमाशी करके कोल्ड ड्रिंक्स बनाना शुरू करें, थोड़ा बदमाशी करके और चीज़ बनाना शुरू कर दें। ऑक्सीजन और पानी के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो खाना, फूड ग्रेन्स। उसको देने वाला जो किसान है वो तो भगवान तुल्य ही है, बट हमारे समाज ने उस किसान को क्या दिया, उस किसान के बच्चे को क्या दिया। ये मंडे इवनिंग फास्ट का जो इमोशनल कॉल है वो ये है कि हम मंडे इवनिंग को खाना उस समय तक नहीं खाएंगे जब तक खाना देने वाला जो भगवान जो दिख रहा है, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, वो विजिबल नहीं है ऑक्सीजन और पानी देने के लिए और इस धरती के लिए, बट जो विजिबल गॉड किसान है, जिसके जो मजदूर है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। अभी हम नाश्ता करके आए हैं, रोटी, नेनुआ का सब्जी और भिंडी का भुजिया, ये कहाँ से आया? दही कहाँ से आया? यदि किसान मजदूर के थ्रू हमारे पास आया, हमने खरीदा उसको, बट यदि वो पैदा करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये मंडे इवनिंग फास्ट का जो कॉल है, इमोशनल कॉल है कि हम खाना छोड़ रहे हैं सिर्फ एक टाइम का, शाम का, कि उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके जिनके पेरेंट्स हमें जिंदा रखे हुए, जो भगवान तुल्य हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही और ये काफ़ी बहुत ज़रूरी और मतलब मेरे ख्याल से बहुत अहम मुद्दा है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल किसानों पर कोई ध्यान नहीं देता, कई ऐसी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती